तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नगायम सीरीज की पहली कॉमिक वरण कांड का 5th पार्ट। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपको ऐसी ही कॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इसके 42 पेज से अभी रीडिंग स्टार्ट करनी है। आओ नागराज। वाह, मैंने नागराज को पहली बार इतने पास से देखा है। मैंने तो देखा ही पहली बार है। हाउ हैंडसम। पर ये यहाँ पर क्यों आया है और ये किसके पास जा रहा है? नागराज किसी के भी पास नहीं जा रहा, क्योंकि वो खुद अब एक ब्लैक पावर बन चुका है। वाह, मेरा एक और फेवरेट सुपर हीरो ध्रुव। व्हाट लकी डे। रुक जाओ ध्रुव। चीफ, ये आवाज तो धनंजय, तुम तो स्वर्ण नगरी में थे, सागर के तल पर। फिर तुम यहाँ पर कैसे आए? भारतीय कम्युनिकेशन की हेड बिल्डिंग में, और वह भी चीफ के रूप में। पर नागराज तो ब्लैक पावर बन गया है। अंदर आओ, तुम्हारा भ्रम अभी दूर हो जाएगा। और हाँ, नागराज को भी लेते आओ। पर नागराज तो ब्लैक पावर बन गया है। ये नागराज ब्लैक पावर नहीं बन सकता। ये नागराज, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि ये नागराज एक बायो रोबोट है। आम भाषा में बोले तो नागराज का जेरोक्स। ओ गॉड, ये तो दर्जनों की तादाद में है। तो ये है नागराज के साथ जुड़ी अमृता की सच्चाई। यानी रोबोट नागराज, पर ब्लैक पावर्स का नहीं बल्कि ब्लैक पावर्स के वारों का और स्कैनिंग रेस का असर हुआ है। पर अगर यह जेरोक्स है तो नागराज कहाँ है? क्या वह नहीं नहीं, नागराज जिंदा है, लेकिन वह 2 सालों से कोमा में है। यह क्या तो था, एक द्वीप पर नागपाशा को ढूंढने। पर जब सर्च पार्टी इसके पीछे वहां पर पहुंची तो वहां पर द्वीप के नाम पर सिर्फ चट्टानें थी और पानी में तैरता नागराज का शरीर, जिसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं था। इसको वापस लाया तो गया था अंतिम संस्कार के करने के लिए, पर तभी इसने एक छोटी सी सांस ली। और तब से ये दिन में एक बार सांस ले रहा है। पर पर ऐसी हालत में तो इसको अस्पताल में रखना चाहिए था। फिर ये यहाँ पर क्यों है? नागराज की सुरक्षा के लिए। नागराज की पत्नी ने सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी। दरअसल नागराज में ब्लैक पावर के लक्षण पाए गए थे और मिसेज नागराज को ये डर था कि नागराज पर दोबारा जानलेवा हमला हो सकता है और अस्पताल सुरक्षित जगह नहीं है। मिसेज नागराज? नागराज ने शादी कब कर ली? कौन है इसकी पत्नी? मैं ध्रुव, मैं हूँ मिसेज नागराज। और तुमको शादी में न बुला पाने के लिए मुझे अफसोस है। नागराज को भी था, पर यह शादी इतनी जल्दी में हुई कि समय ही नहीं मिला। भारती, तुम हो मिसेज नागराज? आई एम सॉरी, पर मैं तो विसर्पी की उम्मीद कर रहे थे। पर उसने तो लेडी नागराज यानी नागरानी की घटना के बाद नागराज से जैसे मुंह ही मोड़ लिया था, मिली भी तो अनजानों की तरह। पर तुम और नागराज ये सब हुआ कैसे? मैं तो समझता था कि नागराज अगर कभी शादी करेगा तो विसर्पी से, वरना कुंवारा ही रहेगा। मैंने नागराज को विसर्पी से कम कभी नहीं चाहा ध्रुव, पर मेरा प्यार हमेशा एक तरफा ही रहा। मैंने हिम्मत करके नागराज से अपने प्यार का इजहार ही भी किया, पर बात आगे कभी नहीं बढ़ी। लेकिन वह दिन कुछ और ही था। उस दिन अगर मैं कहती कि सूरज पश्चिम से उगता तो शायद वह मान भी जाता। उनको यहीं पर होना चाहिए था नागराज। सारे संकेत बता रहे कि भविष्य में शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड की साती सारी काली शक्तियां यहीं पर जमा होने वाली है। तब तो नागपाश और गुरुदेव वहीं पर होंगे। ये पिछले साल से दुनिया की नजरों से यूं ही गायब है। ग्रहों की आने वाली स्थिति किसी महाविनाश का इशारा कर रही है नागराज। मैं इस महाविनाश का होने से पहले ही नाश कर दूंगा। मैं जाऊंगा इस स्थान पर अभी। तो तुमको भी इसका पता चल ही गया। भारती, तुम कब आई? किसका पता भारती? महाविनाश का। भारतीय कम्युनिकेशंस इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल मीडिया कंपनी है। उसका कंट्रोल हमारे हाथों से छूटकर मेरे एक्स बॉस और प्रेजेंट पार्टनर
पहलेजा जैसे शख्स के हाथों में जाना महाविनाश ही है। हमने भारतीय कम्युनिकेशन को पहलेजा से खरीदा है और भारतीय कम्युनिकेशन के मेजॉरिटी शेयर भी तुम्हारे पास है। फिर पहलेजा कंपनी का कंट्रोल कैसे ले सकता है कोई और? शेयर मेरे पास है, तुम्हारे पास है नागराज। भूल गए तुमने जब सरकार को अपना खजाना सौंपा था तो तुमको भी उसका एक हिस्सा मिला था ना, और उसी से तुमने भारतीय कम्युनिकेशन को खरीद कर मुझे उसकी मालकिन बना दिया। मुझे याद है। और पहलेजा ने भी न जाने कहां से उन कागजात की कॉपी निकलवा ली और जिस पर तुम्हारे दस्तखत है वह कोर्ट में जाकर केस करने गया है कि भारतीय कम्युनिकेशन का कंट्रोल मालिक ही अपने हाथों में रखे। और मालिक क्या तो पहलेजा है या तुम भारतीय कम्युनिकेशन को समय नहीं दे सकते, ये बात कोई भी मान लेगा और फिर फैसला पहलेजा के हक में होगा। कंपनी का कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा। पर इसका एक हल है। मैं शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देता हूँ। कानून के अनुसार शेयर किसी कानूनी वारिस को ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। काश तुम्हारा कोई कानूनी वारिस होता। है ना? कौन? आओ मैं तुमको उससे मिलवाता हूँ। दादाजी आप भी आइए हमारे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं नागराज? जहाँ पर मेरा कानूनी वारिस मिलेगा। और यह है वह जगह। यह तो प्राचीन शिव मंदिर है। हाँ आओ आइए दादाजी। 2 मालाएं देना। इनको पैसे दो भारती। पहले पूजा करोगे क्या? पैसे दो। आओ नागराज आओ। तुम बहुत दिनों से यहाँ पर साधना के लिए नहीं आए। आज उससे भी अधिक जरूरी काम के लिए आया हूँ पुजारी बाबा। आपको मेरा एक काम करना है। कैसा काम नागराज? आपको हमारा विवाह कराना है अभी। अब तुमको मेरा कानूनी वारिस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा भारती। फिर न मैं तुमसे कभी दूर जा पाऊंगा और न ही वह भारतीय कम्युनिकेशंस जहाँ पर मैंने समाज के बीच में राज बनकर रहना सीखा। हमारी यादों को हमसे कोई छीन नहीं सकता भारती। नागराज, ओहो हो, ये तुमने मुझे क्या कह दिया नागराज? लगता है जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। दादाजी और मंदिर में मौजूद लोग उस शादी के गवाह बने और जैसे मैं मिसेज नागराज बन गई। बधाई हो बधाई हो। मुझे लगा कि मैंने आखिरकार नागराज को पा ही लिया, पर यह खुशी चंद क्षणों की थी। अब हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं भारती। अब अगर मैं वापस नहीं आया तो भी तुम हमेशा भारतीय कम्युनिकेशन की मालिक बनी रहोगी। और तुम्हारी मुझ पर यह जानकर गाज गिर पड़ी थी कि यह विवाह जिंदगी भर का बंधन नहीं बल्कि एक कानूनी समझौता है। मेरे दिल पर किसी और का हक है भारती। मैं किसी और को तभी अपना सकता हूँ जब वह मुझ पर अपना हक छोड़ दे, और वह है विसर्पी। नागराज ने जवाब नहीं दिया, पर उसकी खामोशी सच्चाई को मेरे कानों में फुसफुसा गई थी। कोई बात नहीं नागराज, मैं हमेशा तुम्हारे दिल का रास्ता देखूंगी। तुम मुझे चाहे दिल से पत्नी न मानो, पर मैं तुमको पति मान चुकी हूँ। मैं चलता हूँ दादाजी। आप भारती को घर ले जाए। नागराज चला गया। बस उसके बाद नागराज को मैंने इसी हालत में देखा। बस इतनी सी थी हमारी शादी। न बारात, न बाजे, न फेरे। शायद नागराज को भविष्य का आभास हो गया था। मुझे खुशी है कि नागराज को तुम्हारे जैसी पत्नी मिली भारती। शिव पार्वती की जोड़ी है तुम्हारी। सो चीयर अप। अब तुम ही नागराज की पत्नी हो। लेकिन तुम इस मामले में कैसे फंस गए धनंजय? ब्लैक पावर्स के कारण नागराज के कोमा में जाते ही ब्लैक पावर्स मशरूम की तरह प्रकट होने लगी थी और हम ब्लैक पावर से निपटने में एक्सपर्ट है। पर तुम्हारे बारे में तो शायद मुझे जैसे कुछ लोगों के अलावा और कोई ही नहीं जानता ही नहीं। फिर तुमसे संपर्क किसने किया? वो जो हमारे भी पूज्य है और तुम्हारे भी। उनके बारे में भी तुम जल्द ही जान जाओगे ध्रुव। शुरुआत में तो हमें सिर्फ नागराज का प्रतिरूप बनाने के लिए बुलाया गया था ताकि नागराज के नाम का असर बना रहे। तब हमें पता नहीं था कि नागराज सालों तक कोमा में रहेगा
और उस दौरान ब्लैक पावर्स बढ़ती जाएंगी। देव संख्या में कम है, इसीलिए हमने अपनी तकनीक मानवों को दी, काउंटर फोर्सेस बनाई। पर यह काफी नहीं था। मानवों की लालच और ईर्ष्या जैसी कमजोरियों का फायदा उठाकर और उनको मनचाही चीजें देकर ब्लैक पावर्स मानवों के बीच में अपना प्रभाव बढ़ाती गई। इसी कारण से आज तुम मुझे चीफ के रूप में यहाँ पर देख रहे हो, और यह रहस्य या तो भारती को पता है या हमारे पूज्य को, जो इस युद्ध का संचालन कर रहे हैं। पर यह काफी नहीं है धनंजय। आज तो जो पलड़े बराबर नजर आते हैं वे धीरे धीरे ब्लैक पावर्स की तरफ झुक रहे हैं। अगर अभी कुछ ना किया तो आने वाला युग ब्लैक पावर्स का होगा। कुछ ब्लैक पावर्स से मैं भी निपट चुका हूँ, पर ये दाल में नमक के बराबर है। ब्लैक पावर्स को जड़ से नष्ट करने का एक ही तरीका है, उनके स्रोत को नष्ट करना, और वही जानने के चक्कर में मैं यहाँ पर आया था। पर अभी तक अपनी सारी शक्तियों के बावजूद न तो मैं, न मेरे पूज्य और न कोई और ये जान पाया है कि कहाँ पर है ब्लैक पावर्स का स्रोत। केंद्र द्वितीय अध्याय। दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो में आखिर तक बने हुए हैं तो इसका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ।